नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है इन अ पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर, ठीक है, पॉलीडिस्पर्स्ड याद रखिए, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक होता है पॉलीडिस्पर्स्ड, एक होता है मोनोडिस्पर्स्ड, ठीक है। तो पॉलीडिस्पर्स्ड पॉलीमर में क्या देखा जाएगा कि ये हम लोग को रिलेशन बताना है, एक है mn बार, एक है mw बार और एक है mv बार, ठीक है। इनमें हम लोग को रिलेशन बताना है। mn बार क्या होता है, ये होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और mn बार का एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, ये होता है समेशन ni mi डिवाइडेड बाय समेशन ni। नेक्स्ट है हम लोग के पास mw बार, ये होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये होता है समेशन ni mi होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ni mi, ठीक है। और थर्ड है mv बार, ये होता है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता है, ठीक है। इसको मतलब कि यदि आप नहीं भी जानेंगे तो भी हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसका एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक ए टर्म इसमें एक आता है, इसमें और भी कई सारे टर्म्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। इन दोनों के बेसिस पर ही हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ni है, ni क्या दर्शाता है, नंबर, और ये जो mi है, mi क्या दर्शाता है, मास, ठीक है। यदि सपोज कीजिए आपको ये बताया गया है कि समेशन ni, यानी कि आपको क्या करना है, n1 प्लस n2 प्लस ऐसे करके n3 प्लस ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। यदि आपको बताया गया है कि समेशन ni mi, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस ऐसे करके सो ऑन। और यदि आपको बताया गया है कि समेशन ni mi स्क्वायर, तो ये आपको कैसे करना है, n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर इसी चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। लेट सपोज जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इधर है हम लोग के पास नंबर, इधर है हम लोग के पास मास। यदि हम लोग मास 1 है, नंबर 2 है, और मास 10 है, नंबर 1 है, ठीक है। मतलब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स है जिसका नंबर मतलब कि जिसका मास 1 है, और ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसका मास 10 है, ठीक है। अब यदि हम लोग इसमें से mn बार कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 2 इंटू 1, ठीक है। n1 m1 2 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 इंटू 10, ये हो जाएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 n1 प्लस n2, ये आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 4। अब यदि हम लोग mw कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, mw क्या होगा, देखिए ये होता है ni mi स्क्वायर, यानी कि ये कैसे होगा आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 10, है ना। ये कैसा हो जाएगा 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 8.5, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ से आपको क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि जो ये mn बार है इट इज लेस देन mw बार, यानी कि जो mw बार है इट इज ग्रेटर देन mn बार, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोगों को यहाँ से मिला है, और इसी रिलेशन को लेकर हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि सारे इक्वल है, नहीं। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि mw इज लेस देन mn, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट में दिया है mw इज लेस देन mn, ये भी गलत। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है mw इज ग्रेटर देन mn, हाँ ये ऑप्शन सही है। तो हम लोग का आंसर हो गया ये, ठीक है। अब इसके साथ एक और टर्म भी आता है, वो क्या है, वो होता है हम लोग के पास mz बार, ठीक है। ये होता है z एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ni
mi क्यूब डिवाइडेड बाई समेशन ni mi स्क्वायर। ठीक है, इसको भी यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आपको एक ऑर्डर मिलेगा क्या, mz बार ग्रेटर देन mw बार ग्रेटर देन mn बार। ठीक है, और ये mv वाला इसी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, mw के बाद mv वाला आ जाएगा। तो ये जो फॉलो होता है ये किसके लिए होता है, पॉली डिस्पर्स्ड के लिए, है ना। और यदि हम लोग को मोनो डिस्पर्स्ड के लिए चाहिए तो उसमें क्या होता है, ये सारे इक्वल हो जाते हैं, mz बार इक्वल्स टू mw बार इक्वल्स टू mn बार। ठीक है, तो इन दोनों पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये होता है सॉरी ये होता है पॉली डिस्पर्स्ड के लिए और ये होता है मोनो डिस्पर्स्ड पॉलीमर के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका आंसर भी आपको मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है देखिए, a set of 5 measurements were made at different time intervals on an instrument. The measurement values are 98, 100, 100, 100 and 102. ठीक है, इसमें बोला गया है कि 5 हम लोगों के पास मेजरमेंट वैल्यू दिया गया है। अब हम लोग को बोल रहा है कि प्रिसिशन ऑफ द थर्ड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है कि आमतौर पर जो भी हम लोग को सिखाया जाता है बीएचयू में भी, ठीक है, वो बताया जाता है कि ओवरऑल जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका प्रिसिशन निकालना। ठीक है, उसका प्रिसिशन हम लोग किस टर्म्स में निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं उसे स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में, या फिर हम लोग उसको निकालते हैं रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ऐसे टर्म्स में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का हम लोग निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द प्रिसिशन ऑफ द थर्ड मेजरमेंट। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कि जो इसका थर्ड मेजरमेंट का प्रिसिशन निकालना है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का प्रिसिशन निकालना है। तो दिक्कत यहाँ पर आ गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रिसिशन और एक्यूरेसी में। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है कि यदि हम लोग का जो वैल्यू है, ठीक है, जो सही वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो सपोज कीजिए है 8.1 और हम लोग का रिजल्ट आता है, एक बार आता है हम लोग का रिजल्ट 8.0, एक बार आता है हम लोग का रिजल्ट 7.2। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो 8.0 है वो 8.1 से बहुत क्लोज है, ना कि 7.2, इसीलिए 8.0 ज्यादा एक्यूरेट है। ये हो गया एक्यूरेसी। और प्रिसिशन में हम लोग क्या देखेंगे, सपोज एक सेटअप हम लोग के पास एक्सपेरिमेंट है, वो है 8.1, 8.2, ठीक है, 8.1, 8.2, फिर है 8.1, और एक सेटअप हम लोग के पास वैल्यूज है 7.6, 7.9, 9.8। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यूज के बीच में क्लोजनेस नहीं है, जबकि इन वैल्यूज के बीच में बहुत ही क्लोजनेस है। तो जो वैल्यूज ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, वो वैल्यूज ज्यादा प्रिसाइज होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 98, 100, 100, 100, तो ये तीनों वैल्यू तो लगभग सेम ही है, और ये है 102। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज बहुत क्लोज है, तो इसलिए ये बहुत ही प्रिसाइज वैल्यूज है। तो ये होता है फर्क एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन में। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन सबको भी पढ़ के जाइएगा एग्जाम में कि एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसिशन क्या होता है। अब हम लोग को ये बताया जा रहा है कि इनका प्रिसिशन निकालना है, वो भी थर्ड मेजरमेंट का। देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसका मीन निकालना पड़ेगा, मीन यानी कि एक्स बार। ठीक है, और उससे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा समेशन, उससे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा समेशन एक्स आई, यानी कि हर मेजरमेंट का समेशन, जो होगा 98 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 102, जो होगा आपके पास देखिए, ये होगा देखिए 100 100 100 300, और 98 प्लस 102 ये हो जाएगा 200, यानी कि आपके पास हो जाएगा 500। अब हम लोग को निकालना है एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलेगा, वो निकलेगा समेशन
xi डिवाइडेड बाई n। n क्या होता है? नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, जो कि यहाँ पर है कितने? 1 2 3 4 5, n हो गया 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? x बार का 500 डिवाइडेड बाई 5, वो होगा 100। ठीक है, तो इन सारे मेजरमेंट्स का एवरेज है 100। अब इसके आगे इसको कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए एक खास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वो है P इक्वल्स टू, मतलब कि प्रिसीजन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स बार और इस पूरे का मॉड्यूलस। ठीक है, एक्स आई क्या है? एक्स आई क्या है? वो मेजरमेंट जो हम लोग को मतलब कि जिसका हम लोग को प्रिसीजन निकालना है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस, और हम लोग को थर्ड मेजरमेंट का प्रिसीजन निकालना है, तो थर्ड मेजरमेंट है हम लोग के पास 100। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 माइनस एक्स बार भी हम लोग के पास है 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और इसका हम लोग मॉड कर देंगे। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला वैल्यू तो किसके बराबर आ गया है? 0, है ना। यदि ये 0 आ गया तो ये जो पूरा जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा 0 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो फिर जो हम लोग का प्रिसीजन होगा वो क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो शायद से ये वाला ऑप्शन 0.1 ना होकर हो सकता है 1.00। ठीक है, यदि हम लोग को थर्ड मेजरमेंट का ही निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द रिएक्शन TiO2 प्लस Na2S2O7 gives Na2SO4 प्लस TiO इन ब्रैकेट SO4। अब इसमें बोला है कि क्या ये लक्स फ्लड एसिड है, लक्स फ्लड बेस है, लुईस एसिड है, लुईस बेस है। ठीक है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन लक्स फ्लड एसिड और लक्स फ्लड बेस क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए लुईस एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन को, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। सॉरी, लुईस एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये होता है लुईस एसिड। और लुईस बेस वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ये होता है लुईस बेस। ये क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करेगा वो होता है लुईस बेस। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी और लुईस थ्योरी। ठीक है, ये हो गया लुईस थ्योरी। लेकिन लक्स फ्लड थ्योरी क्या बोलता है कि वो होता है लक्स फ्लड थ्योरी। ठीक है, जो लक्स फ्लड थ्योरी है, यदि इसके बारे में आपको जानना है तो ये आपको जेडी ली में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? ऑक्साइड्स के बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल लक्स फ्लड एसिड है जो कि ऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, विच एक्सेप्ट्स ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं कि लक्स फ्लड एसिड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ठीक है, और लक्स फ्लड बेस वो होते हैं विच डोनेट ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है हम लोग के पास लक्स फ्लड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारा का सारा खेल ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ही करते हैं। ठीक है, तो एसिड्स आर ऑक्साइड्स विच एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड बेसिस आर ऑक्साइड्स विच डोनेट ऑक्सीजन। इसका यदि आप एक सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे तो सपोज कीजिए ये हम लोग के पास
एक है CaO, ठीक है, एक है हम लोग के पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। इनका यदि आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या फॉर्म करता है, CaCO3, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इसी को यदि आप और अच्छे से देखेंगे तो ये क्या है, Ca2 प्लस एंड CO3 2 माइनस, ठीक है। इसको आप गौर से देखेंगे तो जो ये कैल्शियम के पास एक ऑक्सीजन था, अब वो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और CO2 के पास 2 ऑक्सीजन था, अब इसके पास 3 ऑक्सीजन है। तो क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एज ए बेस, लक्स फ्लड बेस। और क्योंकि CO2 ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए CO2 को हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है। तो इस थ्योरी से भी ये प्रूव होता है कि जो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप यदि गौर से देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन का डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग लक्स फ्लड थ्योरी के बेसिस पर ही जज करेंगे। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, TiO2 प्लस Na2H2O7, ठीक है। तो यहाँ पर आप यदि गौर से देखेंगे तो ये जो TiO2, पहले इसके पास 2 ऑक्सीजन था, लेकिन अब इसके पास 1 ऑक्सीजन है ना, यानी कि इसने ऑक्सीजन को डोनेट किया है। यदि TiO2 ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है तो TiO2 को हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है। तो TiO2 हम लोग के पास हो जाएगा बेस, लक्स फ्लड बेस। और ये जो Na2H2O7 है, ये क्या कर रहा है, फिर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड। ये हम लोग के पास हो जाएगा एसिड, Na2H2O7, ये हो जाएगा एसिड। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको फाइंड आउट करने का, वो क्या है कि यदि हम लोग TiO2 के साथ वाटर का रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, यदि सपोज कीजिए हम लोग Na2H2O7 के साथ वाटर का रिएक्शन करवाए हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaHSO4, ठीक है, NaHSO4, ठीक है। तो ये क्या है, ये एसिडिक स्पीसीज है ना, ये क्या है, एसिडिक स्पीसीज है, यानी कि ये वाला भी जो है ये भी एसिडिक स्पीसीज होगा। और यदि हम लोग TiO2 का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो ये फॉर्म करता है TiOH2, और क्योंकि ये बेसिक स्पीसीज है इसीलिए ये भी बेसिक ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास सही ऑप्शन क्या होगा, TiO2 इज लक्स फ्लड बेस एंड Na2H2O7 इज लक्स फ्लड एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग के पास होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The coefficient of variation of the following measurements, ठीक है, following set of measurements are 2.3, 3.1, 2.9, 3.3, 3.4, 3.3, 2.4, 2.6 mg मिलीग्राम इज ये, ठीक है। तो इसमें देखिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है। सबसे पहले हम लोग को निकालना है n क्या है। n है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, n है हम लोग के पास 8। अब हम लोग को पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम लोग लिखते हैं CV, ठीक है। या तो इसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि RSD, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, RSD, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है, S डिवाइडेड बाई x बार इंटू 100, ठीक है। यानी कि ये 100 में है, तो यानी कि इसका आंसर आपके पास आएगा परसेंटेज में, तो ये मिलीग्राम वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इनमें से कोई भी जो भी परसेंटेज है उनमें से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये
एस क्या है और ये एक्स बार क्या है। ठीक है, तो यदि हम लोग एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एक्स में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समेशन एक्स आई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो इनमें से आपको हर एक को आपको ऐड करना पड़ेगा, 2.3 प्लस 3.1 प्लस 2.9 ऐसे करके आपको हर एक को ऐड करना पड़ेगा, प्लस 3.3 प्लस 3.4 प्लस 3.3 प्लस 2.4 प्लस 2.6। जब आप टोटल ऐड कर देंगे तो ये आपके पास करीब करीब आएगा 23.3 डिवाइडेड बाई 8, जिसका आंसर आपके पास आना चाहिए 2.9 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो एक्स बार हम लोग के पास मिल गया है 2.9 के अप्रॉक्स। अब हम लोग को निकालना है एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ठीक है, अब ये एन माइनस वन क्यों है, इसका आंसर तो आपको खुद ढूंढना चाहिए या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये होता है एन माइनस वन। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार आपको कैसे निकालना है, सपोज कीजिए सबसे पहला एक्स वन मतलब 2.3। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, इसको आप कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इसका स्क्वायर भी आपको करना है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स बार, तो ये आपका आएगा 2.3 माइनस 2.9 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.6। ये आपके पास आ गया एक्स आई माइनस एक्स वन माइनस एक्स बार, ऐसे करके होगा एक्स वन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा माइनस 0.6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0.36। ऐसे करके आपको हर एक मेजरमेंट में निकालना है। ठीक है, और जब आप निकाल लेंगे तो उन सबको आपको समेशन करना है, और यदि उन सबको आप समेशन करते हैं तो उसका वैल्यू कुछ देखिए ऐसा आएगा। देखिए फर्स्ट वाले के लिए आएगा 0.36 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0.04 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0.16 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0.25 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0.16 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0.25 प्लस इसके लिए आपके पास आएगा 0.09। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, है ना। डिवाइडेड बाई ये आता है n माइनस वन मतलब 8 माइनस वन जो कि आता है 7। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास करीब करीब आएगा 1.41। ठीक है, 1.41 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 7, 1.41 डिवाइडेड बाई 7 इसका होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो s का वैल्यू करीब करीब आपके पास आएगा 0.43। ठीक है, 0.43। तो ये यदि आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.43 डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू 100। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास करीब करीब आएगा 14.9%। ठीक है, 14.9%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बीएचयू में तो आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपको इसे राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन सारे वैल्यूज को राउंड ऑफ करके कैसे भी करके आपको इसका आंसर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस में आपको 120 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं 120 मिनट्स में, तो टाइम आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। ओके, एक करेक्शन है छोटा सा, ये वाला जो मैंने वैल्यू लिखा है 1.41 ये एक्चुअली में होगा 1.42।
1.31, ठीक है, ये होगा 1.31। चलिए, अब यदि आपको इसका ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आसानी से, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू डिबाई-हकेल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड आयन मूविंग इन एन ionic atmosphere of oppositely charged ion under the influence of electric field experiences a drag. This is known as, ठीक, तो ये क्वेश्चन है डिबाई-हकेल थ्योरी का। अब इसमें ऑप्शन दिया है एसिमेट्रिक इफेक्ट, इंटरआयनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, कंसंट्रेशन इफेक्ट। देखिए यहाँ पर ये इंटरआयनिक इफेक्ट तो होने से रहा, कंसंट्रेशन इफेक्ट भी होने से रहा, मगर ये दोनों इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने सुना है, एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है। इनको मैं आपको थोड़े से अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें जो हम लोग का आयन होता है ना, जो भी हम लोग के पास आयन होता है, सपोज A+ या B-, ठीक है, इनके साथ साथ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाता है। ये होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। लेकिन जो एसिमेट्रिक इफेक्ट है वो ये कहता है कि सपोज हम लोग के पास एक सेंट्रल आयन है, वो है पॉजिटिव आयन, उसके चारों तरफ एक एक करके नेगेटिव आयंस रहेंगे, ठीक है। उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर रहता है नेगेटिव आयंस का, है ना, जो कि सिमेट्रिकल है। अब यदि हम लोगों ने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने दे दिया है, तब इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। चेंजेस ये होगा कि ये यदि सपोज कीजिए कि नेगेटिव आयंस का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मगर ये जो पॉजिटिव आयन है ये किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें अनस्टेबिलिटी आएगा, मतलब ये अपना मीन पोजीशन से हटकर जा रहा है, इसीलिए इसको एक बैकवर्ड पुल एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण से ये ड्रैग एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है ये तो है आयन और सॉल्वेंट के बीच में, और जो ये एसिमेट्रिक इफेक्ट है ये है दोनों आयंस के बीच में, ठीक है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में, और ये दोनों ही इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों इफेक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ कर जाएं। इसके साथ साथ ही आपको ये पढ़ के जाना है डिबाई-फैल्केनागेन इफेक्ट वगैरह भी आपको देख कर जाना है, और वीन इफेक्ट, ठीक है, एक होता है वीन इफेक्ट, एक होता है डिबाई-फैल्केनागेन इफेक्ट, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये एसिमेट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही करके आपको एनालाइज करना है BHU का क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।